साथियों, अगर आपको ये पता चले कि चावल में गाय का मांस है, भावनाएं आहत होंगी कि नहीं होंगी? बीफ के नाम पे तो भाई साहब जबरदस्त सेंटिमेंट्स हो जाते हैं हमारे देश के अंदर। गाय हमारे देश में बहुत पूजनीय जानवर है, गौ माता है, और गौ माता के साथ आस्था जुड़ी है। आस्था के केस में अगर आपको एक जानकारी ये दे दी जाए कि विज्ञान में कुछ ऐसे प्रयोग कर लिए गए हैं जिसमें चावल के अंदर ही गौमांस को इंसर्ट कर दिया गया है, तो आपको कैसा लगेगा ये जानकारी? आप कहेंगे क्या है ये, क्या चल रहा है, ये क्यों बता रहे हो, क्या चल रहा है? विज्ञान की बात बता रहे हैं आपको। साउथ कोरिया के एक वैज्ञानिक ने चावल की एक ऐसी किस्म तैयार की है जिसमें चावल के अंदर ही बीफ इंसर्टेड है। मतलब क्या इंजेक्शन से घुसाया है क्या? कुछ समझ लीजिए, ऐसा ही है। विस्तार से समझने के लिए आपको फूड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी का कुछ जानकारी लेना पड़ेगा। उसके बारे में आज हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। सुर्खी है साउथ कोरिया से, जहां पर एक राइस जिसका नाम ही मीटी राइस दिया गया है, इसे बीफ राइस की तरह से कल्चर किया गया है। और बाकायदा इसकी खासियत यह बताई गई है कि इसमें प्रोटीन और फैट की मात्रा साधारण राइस से प्रोटीन 8% ज्यादा और फैट 7% ज्यादा है। इस राइस को तैयार करने का असली उद्देश्य, इस बीफ राइस को असली उद्देश्य केवल यह है कि उन क्षेत्रों के लिए, उन लोगों के पास जिन्हें प्रॉपर तरीके से भोजन में प्रोटीन नहीं मिलता, उन्हें इसकी वजह से अब प्रॉपर प्रोटीन मिल पाएगा। चावल चूंकि सब जगह खाया जाता है, तो चावल के साथ ही अगर उन्हें एडिशनल फैट और प्रोटीन दे दिया जाए तो उन्हें लाभ होगा। साउथ कोरिया के एक वैज्ञानिक का यह जो प्रयोग है, इस समय सुर्खी बना हुआ है। साउथ कोरियन साइंटिस्ट आर नाउ मेकिंग राइस विद बीफ सेल टू रिवोल्यूशनाइज हाउ द वर्ल्ड ईट। अब देखिए, रेवोल्यूशनरी फूड मीट इंजेक्टेड इन इंडिविजुअल ग्रेन ऑफ राइस इन सियोल लैब। ये सुर्खी बनती है और नाम हो जाता है मीटी राइस, बीफी राइस, इस तरह की सुर्खी का। क्या है साथियों, क्या किया गया है, कैसे किया गया है, सारी बातें चर्चा करते हैं। हमारे चैनल पर आप लोग बहुत दिनों से हमारी खबरें सुन रहे हैं, उसके बावजूद भी आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। सब्सक्राइब कर लीजिए। राइस आप सभी अधिकांश नाम से जानते हैं, खाते हैं, यूज करते हैं। राइस को जनरली अभी तक हमने सुनहरे चावल के नाम से सुना था, कि जब उसके ऊपर मतलब गोल्डन राइस बनाने के लिए प्रयास किए गए थे फिलीपींस के अंदर। उसी पर चर्चा हमने थोड़े दिन पहले बायोटेक्नोलॉजी के नाम पर की थी। रिसेंटली सुनने में आया है कि राइस के अंदर ही इंजेक्शन के माध्यम से बीफ को जनरेट करने वाली सेल्स को इंसर्ट कर दिया गया है। इसको इंसर्ट करने के पीछे लॉजिक यह दिया गया है कि इसकी वजह से मीट कल्चर किया गया है, और मीट कल्चर करके उसे खाने के लिए दिया गया। कल्चर मीट क्या होता है? मीट जनरली आप और हम जितना समझते हैं कि किसी पशु की जब हत्या होती है तो उससे निकलने वाला मीट, जानवरों का मीट जो है वो लोगों के द्वारा खाया जाता है। लेकिन अगर किसी पशु को बिना मारे ही चावल के अंदर मीट डाल दिया जाए, पशु मरा नहीं, चावल में मीट डल गया, यह कैसे संभव है? यह संभव है ऑर्गेनाइड और बायोमेडिकल विज्ञान के एक शोधकर्ता जिसका नाम है हांग, उनके द्वारा। उन्होंने बकायदा चावल के अंदर वो कोशिकाएं डाल दी जो मीट बनाती हैं। चावल में कोशिकाएं डाल दी, ये कैसे हुआ होगा? आइए इस पर चर्चा करते हैं। असल में चावल के अंदर जो पोषक तत्व हैं उसमें 80% कार्बोहाइड्रेट और 20% प्रोटीन जैसे तत्व पाए जाते हैं। शोधकर्ता ने पहले चावल के दाने को मछली के जिलेटिन और खाद्य एंजाइमों के साथ पहले लेपित किया। तरीका क्या किया इसके अंदर? तरीका यह किया कि पहले चावल का दाना लिया। मतलब ऐसा नहीं है कि पौधे के अंदर जो चावल पैदा हो रहा है वो मीट के साथ पैदा हो रहा है, नहीं, चावल पैदा हो चुका है, उसे लिया और उसके ऊपर जिलेटिन लगाया। अब जिलेटिन क्या होता है? बहुत सी जगह पर, मतलब बहुत सारे फेस जो सौंदर्य साधन जो है उसके अंदर यूज किया जाता है जिलेटिन। जिलेटिन जेली के रूप में आप समझ सकते हैं। जिलेटिन असल मायने में जैसे फिश है, मछली है, गाय है, सूअर है, इसकी चमड़ी को जब बहुत देर तक उबाला जाता है, इसके साथ मतलब बहुत देर तक इनको रखा जाता है, उबाला जाता है, तो एक चिपचिपा सा पदार्थ, जेली जैसा पदार्थ बनकर आता है जिसे जिलेटिन कहा जाता है। ठीक है, जिलेटिन अधिकांशतया जिलेटिन, अगर जिलेटिन नहीं है तो फिर अगर यूज किया जाता है जो कि फंगाई से बना हुआ है। अदरवाइज जिलेटिन का जो भी निर्माण है वो पशुओं से ही होता है। अब जिलेटिन को लेकर के इसने किस पर चिपकाया? चावल के ऊपर चिपकाया। उसके ऊपर कुछ एंजाइम्स चिपकाए
ताकि जब गोमांस वाली कोशिकाएं यानी कि जो बीफ वाली कोशिकाएं हैं वो जब इस पर रखें, मतलब एक तरह से ऐसे समझिए कि अगर गोमांस पैदा करने वाली कोशिका जिसे आप स्टेम सेल कह रहे हैं उसे चावल में खाने के लिए भोजन चाहिए, तो वो क्या खाएगी? तो वो जिलेटिन खाएगी, साथ में वो एंजाइम से वो एक्टिवेट होगी। आप ऐसे समझिए कि इन्होंने पहले गोमांस की कोशिका को चावल पर चढ़ाने के लिए चावल पर पहले भोजन लगाया, और वो भोजन था एंजाइम के रूप में और भोजन था जेलेटिन के रूप में, और उसके साथ साथ उसमें छेद करके क्या घुसा दिया? स्टेम सेल ऑफ बीफ घुसा दिया। स्टेम सेल ऑफ बीफ उस चावल के अंदर पोषक तत्वों को कंज्यूम करता है, और करके ऐसा करके उन्होंने गाय की मांसपेशियों और स्टेम सेल को जोड़कर पेट्री डिश के अंदर इसको बनाने का काम किया। मतलब आप इस तरह से समझिए, जैसे ये चावल है, चावल के अंदर फिश की जिलेटिन इसके चारों तरफ लगाई और फूड एंजाइम्स इसके साथ लगाए, और बोवाइन का यानी कोई पशु जो है उसका मायोब्लास्ट लेकर के उसके अंदर इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करके वो उसके अंदर ग्रो होने लगा। वो जो सेल है, मीट की जो सेल है, वो जिलेटिन से और एंजाइम से चार्ज होती रही, खाती रही, और उसने धीरे धीरे इस सेल के अंदर यानी कि ये जो चावल है इसके अंदर ही मीट की मात्रा बढ़ा दी, यानी कोशिका अपने आप से ग्रो होने लग गई चावल के अंदर, जिससे चावल में फैट की मात्रा भी बढ़ गई, प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ गई, और ये प्रयास करने में ये लोग कामयाब हो गए। ठीक है, मतलब एक प्रकार से ये समझिए कि इन्होंने अपने द्वारा प्रॉपर तरीके से चावल के पोषक मूल्य और उसकी संरचना को परिवर्तित कर दिया, और गोमांस के साथ यानी बीफ के साथ एक संकर मजबूत कर दिया। यहां पर साहब इसके बारे में कुछ लोगों का मतलब जब पूछा गया कि कैसा है ये चावल, तो टेस्ट में इसे थोड़ा सा स्वीट बताया गया, कहा गया कि चावल जब बना तो पारंपरिक उपस्थिति के साथ एक बढ़िया खुशबू लेकर के था, और इसके अंदर ये सारी चीजें इन्होंने अपने द्वारा शोधकर्ताओं के द्वारा बताई गई। अब एक सवाल बनकर आया कि यार ये जो चावल बना है इसमें कोई भी बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग तो नहीं हुआ शुरुआती लेवल पर? हाँ, लेकिन फूड टेक्नोलॉजी ये जरूर हुई है कि बने हुए चावल पर, जैसे आपने कई बार देखा होगा जो पीनट आप देखते हैं, मतलब मूंगफली का जो दाना देखते हैं, उस पर कुछ लोग मसाला लगा करके पीनट मसाला बनाकर बेचते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आलू की जो चिप्स हैं, स्लाइसेस हैं, उन स्लाइसेस के ऊपर बेसन लगा करके पकौड़े बनाकर लोग बेचते हैं। मिर्ची के ऊपर मसाला लपेट करके या बेसन लपेट करके पकौड़े बनाकर बेचते हैं। ऐसा ही एक प्रकार का पकौड़ा चावल बना दिया इन्होंने। इसमें क्या किया है, इसमें बकायदा चावल लिया, चावल के अंदर इन्होंने जिलेटिन लगाया, जिलेटिन लगाकर उसमें एंजाइम्स डाले, छेद करके उसके अंदर इन्होंने स्टेम सेल्स डाल दी। अब चूंकि ये बायोटेक्नोलॉजी से संभव हुआ है स्टेम सेल का ग्रोथ, इसलिए इसे मॉडिफाइड कहा जा सकता है। और इसका उपयोग करने के लिए अब बड़ा सवाल ये बनता है कि ये चावल बन तो गया, लेकिन हर चावल में छेद करेगा कौन? अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को 1 कटोरी चावल खाने, तो पहले तो हर चावल में छेद हो, उस पर जिलेटिन हो, छेद होने के बाद उसमें स्टेम सेल बने। तो इसका कहना यह है कि अगर इसका सही से उपयोग किया जाए, यानी कि अगर मास स्केल पर इसे प्रोड्यूस किया जाए, तो ये बहुत सस्ता पड़ जाएगा। मतलब इसका लगभग मानना है कि $2.5-2 के आसपास पर केजी के हिसाब से ये चावल उपलब्ध हो सकता है अगर मास स्केल पर इसका प्रोडक्शन हो जाए। फिर बड़ा सवाल ये बना कि भाई इतना करने की भी क्या जरूरत है? जैसे मीट खाना होगा, वो पशु को मार के ही खा लेगा ना, पशु को मार के ही मीट खाना है तो वो वैसे ही खा लेगा, तो उसके लिए चावल में ये टेक्नोलॉजी लाने की क्या जरूरत है? तो इसका कहना यह है कि जब एक पशु बड़ा होता है तो उसके द्वारा बड़ी संख्या में बहुत सारा पहले लाइव स्टॉक के रूप में उसको, सॉरी फसलों के रूप में उसको खाना पड़ता है। मतलब कि उसको पहले चारा चरना है। एक पशु को अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो पशु अपने जीवन को भी तो सरवाइव करने के लिए पहले बहुत सारे पेड़ पौधे खाया है। उसने बहुत सारे पेड़ पौधे खाए, फिर पेड़ पौधे खा के उसने जुगाली की, जुगाली करके उसने बहुत बड़ी मात्रा में मीथेन अपने गैस मुंह से निकाली, जो कि अपने आप में ग्रीन हाउस गैस है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। मतलब मवेशियों की जुगाली से भी मीथेन का उत्पादन होता है, चावल धान की खेती से भी मीथेन निकल रही है, और पशु की जुगाली से भी मीथेन निकलती है। तो बोले ग्रीन हाउस गैस है, तो बोले इससे कम से कम आपको एक तो सेंस ये होगा कि मैंने किसी पशु को मार करके बीफ नहीं खाया, नंबर 1। तो बोले नैतिक रूप से आपको अंदर फील गुड फीलिंग आएगी। अच्छा, और दूसरा, और बोले सही मायने में आपने ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कमी कर दी। बोले कैसे? बोले 8 गुना तक आप ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम कर रहे हैं। बोले कैसे? बोले एक जानवर अपना पूरा लाइफ साइकिल जीता तो सोचो कितना नुकसान करता। मैंने तो केवल कोशिका ली और उस कोशिका से चावल के अंदर बीफ डाल दिया, तो काम भी हो गया और ये भी हो गया। तो अब आपके दिमाग में एक बड़ा प्रश्न बनेगा कि यार इसका मतलब तो जब ये चावल में इस प्रकार से मीट प्रोड्यूस कर सकता है, तो फिर तो कभी भविष्य में कोई भी व्यक्ति मीट को भी लेबोरेटरी में ना बना ले। बात तो सही सोच रहे हैं आप, मीट भी लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है। और मेरे प्यारे साथियों,
अमेरिका के अंदर और सिंगापुर में कल्चर्ड मीट बेचा भी जाता है। कल्चर्ड मीट का मतलब समझिए कि उस मीट को बकायदा लैब में ही बनाया गया है। आप देख सकते हैं लैब ग्रोन बीफ का ये जो सैंपल आप देख रहे हैं, ये मीट बकायदा लेबोरेटरी में तैयार किया गया है, पशु को मारकर नहीं बनाया गया। अब आप पूछेंगे ये कैसे संभव है? तो देखिए, आप और हम जितने भी लोग हैं ना, इनकी वृद्धि को अगर आप देखें, जब मां के गर्भ में हम भ्रूण के रूप में थे, अंडे से लेकर मां का अंडाणु एक सिंगल कोशिका वाला अंडाणु था, वहां से लेकर के अब 4x4 इंसान जो खड़ा हुआ है, ये इंसान बनने में एक ही कोशिका ने मल्टीपल टाइम विभाजन किए थे और उससे इंसान का निर्माण हुआ था। कोशिका से विभाजन तक, यहां तक हम लोग जो पहुंचे हैं, इसमें कोशिकाओं का विभाजन अपने आप में एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया है। ऐसी कोशिकाएं जो अपने अंदर विभाजन का बहुत अच्छा पोटेंशियल रखती हैं, उन्हें स्टेम सेल के नाम से जाना जाता है। ये कई प्रकार की होती हैं, प्लूरीपोटेंट, टोटीपोटेंट, इस प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं जो अलग अलग तरह से ग्रोथ कर सकती हैं, ऐसी कोशिकाओं को स्टेम सेल कहा जाता है। और इन स्टेम सेल्स को अगर प्रिजर्व कर लिया जाए तो स्टेम सेल से वैसे ही जीव को लेबोरेटरी में भी बनाया जा सकता है। स्टेम सेल से लेबोरेटरी के अंदर इसी प्रकार से मीट भी तैयार किया गया है। एक एजेंसी का अनुमान है कि वर्ष 2040 तक दुनिया का लगभग 40% मीट लेबोरेटरी से तैयार करके ही बनाया जाएगा, यानी कि लैब में ही मीट बनेगा, क्योंकि लोगों के पास लाइव स्टॉक को खिलाने के लिए इतनी बड़ी मात्रा के अंदर पशु नहीं, मतलब चारा नहीं होगा कि वो पशुओं को खिलाया जा सके, तो लैब से ही ये चीजें बनाई जाएंगी। ठीक है। साउथ कोरिया खुद अपने देश में हालांकि अभी लैब से बने हुए सिंथेटिक मीट को प्रमोट नहीं करता है, लेकिन फिर भी उसने फूड टेक्नोलॉजी पर इस साल बहुत पैसा खर्च किया है। और अगर ऐसा होता है तो संभव है कि वो आने वाले समय में इस प्रकार की जो चीजें हैं उनको पनपने दे और उनको बढ़ने दे। आप देखिए ना, इन्होंने इस चावल के अंदर रिसर्च के माध्यम से प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दी और फैट की मात्रा बढ़ा दी। यही काम करने के लिए इन्होंने ये रिसर्च की थी। ठीक है। तो $2.23 प्रति किलोग्राम के हिसाब से पड़ जाएगी, और वर्तमान में जो गोमांस है वो $14.88 प्रति किलो के भाव से चल रहा है। तो एनवायरमेंट के हिसाब से मैंने बता दिया कि इसकी वजह से क्या फायदा होगा, और ये मैंने बता दिया 8 गुना तक कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा कंज्यूम करते हैं जानवर, वो पैदा करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उससे भी निजात मिल सकेगी। ठीक है। ये जानकारी मैंने आपको दे दी है, तो अब आपको समझ में आ गया। बाकी इस पर नैतिकता से जुड़े सवाल हो सकते हैं, उस पर आप अपना तर्क देते रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमारे चैनल पर आप लोग बहुत दिनों से हमारी खबरें सुन रहे हैं, उसके बावजूद भी आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। सब्सक्राइब कर लीजिए।